तो इसलिए मैंने पहले से सोच रखा था कि जिस दिन लड़का सेलेक्ट होगा उस दिन मैं इंटरव्यू जरूर लूंगा। कर्मीयवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की चिंता ना करके कर्म करते रहो तो फल तुम्हें उसके अनुसार ही मिलेगा। जब इंसान खुद की हेल्प कर रहा होता है ना, मतलब अपने आप से नहीं हार रहा होता है, ऊपर वाला किसी ना किसी को आपके पास भेज देगा जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में यार मेरे साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा जिया और रहमान। आपने इसके इंटरव्यूज देखे होंगे और अब आज आप इसका एक्सपीरियंस भी देखोगे और ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों के काम आने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, फिर NIUS से 12th किया होता है। कई बच्चे बोलते हैं सर मैंने NIUS से किया, मेरे लिए एक वीडियो बना दो, NIUS से किया, मेरे लिए एक वीडियो बना दो। आपको आज सब कुछ मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, NIUS का क्वेश्चन भी मिलेगा, फिर गैप ईयर भी मिलेगा, फिर PCM डाउन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और फिर ये भी मिलेगा कि इन सब के बाद सक्सेस कैसे मिलती है, ये भी मिलेगा। तो जिया थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो यार अपने बारे में पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है जिया रहमान और मेरी IMU CET में 2025 रैंक थी 2277। करंटली मैं स्पॉन्सर्ड हूँ SCI से और फरवरी में मेरी ज्वाइनिंग है कॉलेज के लिए। तो सर दैट्स ऑल। तो सबसे पहले तो यही, क्योंकि जब तुम मेरे पास आए थे, तुम और तुम्हारी मम्मी आए थे यहाँ पे, तो उस टाइम पे तो बहुत परेशान दिख रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने सजेशन तो यही दिया था कि भाई एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं, फेब में हो गया तो अच्छी बात है। तो तब एक्चुअल में सिचुएशन थोड़ी इंटेंस थी। तुमने बोला था कि तुमने 10th के बाद डिप्लोमा किया। जी सर। तो डिप्लोमा किस में किया सबसे पहले? तो सर डिप्लोमा मेरा पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ना करोल बाग में है, टॉप का कॉलेज है, वहां से मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, तुमने 10th कब कंप्लीट करी थी? 10th मेरी हुई थी 2020 कोविड के टाइम में, 2020 में होगी। यस। फिर तुमने 3 साल डिप्लोमा किया। हाँ। फिर तुमने 12th किया। 12th मेरा 24 का है, 2024। मतलब 4 साल का गैप हो गया। 4 साल स्ट्रेट गैप है। ठीक है, और 12th तुमने किया NIUS से। जी सर। तो ये NIUS से करने की तुम्हें क्यों जरूरत पड़ी? तुमने रेगुलर क्यों नहीं किया? सर रेगुलर में पहले तो सबसे पहले एज फैक्टर रहता है, दूसरी चीज ये कि गैप इतना हो गया था कि वहां मैनेज करना फिर दोबारा मुश्किल हो जाता। तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो मैंने रिसर्च करी, उसके बाद मुझे ओपन का ही सेफ लगा, क्योंकि ये वैलिड होता है हर जगह और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। तो इस वजह से मैंने फिर ओपन से ही करा था NIUS। और इसमें PCM कितना है तुम्हारा? PCM इसमें मेरा 66.6 यानी 67 अप्रोक्स है सर। 67% मान लेते हैं। जी सर। तो भाई मुझे 2 चीजें जाननी है। देखो 67% की वजह से तुम कई कंपनीज में नहीं बैठ पाए। जी। फ्लीट मैनेजमेंट में चांस ही नहीं था। एज की वजह से MSc का चांस खत्म हो चुका था, एंग्लो ईस्टर्न का चांस निकल गया 67 की वजह से। तो तुम्हारे पास अवेलेबल क्या क्या था, कौन कौन सी कंपनीज थी तुम्हारे? सर अवेलेबिलिटी तो सबसे पहले यही खत्म हो जाती है कि बच्चा जब ओपन में चला जाता है, क्योंकि कंपनीज प्रेफर ही नहीं कर रही हैं ओपन वालों को, वो लोग अलाउ ही नहीं करती। सबसे पहला पॉइंट तो ये मना किया तुमको? सर बची ही नहीं थी मेरे पास, सही कहूँ तो। मेरे पास SCI थी और MSc में एज चला गया था, सिनर्जी में थी एलिजिबिलिटी और एक वॉलम में थी। बस ये 3-4 ही कंपनीज थी जो मुझे याद है। ठीक है। इसमें भी मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे लगा कि चलो सिनर्जी अच्छी है, उसमें ट्राई करा जा सकता है, SCI भी अच्छी है। MSc में तो एज की वजह से था ही नहीं हिसाब। सिनर्जी में ट्राई करा मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे रिटर्न में नहीं हुआ क्लियर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने वेट करा जी IMU काउंसलिंग कर लेते हैं, BSc कर लेंगे। तो प्लान मेरा इनिशियली यही था कि मैं IMU दे के और BSc कर लेता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म कोर्स है, सेफ रहेगा, ओपन से मेरा वो है इस वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली वहां भी जो अपना 2025 में जो अभी लिस्ट फाइनल आई है, उसमें भी 1600 पे जर्नल क्लोज हो गई फॉर BSc किसी भी कॉलेज में, और मेरी रैंक थी 2277। तो वो बहुत एक कंसर्निंग फैक्टर था मेरे लिए। फिर मैं आपसे मिला तो आपने गाइड करा, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा करा स्टार्ट कि हाँ चलो SCI भी अच्छी कंपनी है, उसके लिए ट्राई करते हैं। तो फिर करते करते अब फाइनली SCI भी हो गया मेरा। अब देखो कई लोग ये बोलते हैं कि जो बच्चा NIUS से कर रहा होता है, एक्चुअली वो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, वो NIUS से करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, तेरे ऊपर तो स्टैंप लग गया कि तूने डिप्लोमा किया मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा था, फिर तूने NIUS भी किया और तेरा 67% भी आया, फिर तेरी रैंक 2277 ये कैसे आई है? सर जरूरी नहीं है कि मतलब जो भी NIUS से कर रहा है कि उसकी मतलब वो पढ़ता नहीं है, ऐसा कुछ है। असल में कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मेरा जो डिप्लोमा के पीछे मेन रीजन था वो ये था कि फादर की जॉब चली गई थी कोविड के टाइम। तो मुझे ये था कि यार फैमिली को संभालना है, भाई हैं 2 छोटे, उनको कैसे मैनेज करेंगे सब लोग। तो मेरे को यही था कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, फील्ड चेंज कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेंगे। फिर जॉब ऑफर था मेरे पास,
मतलब जब मैंने डिप्लोमा अपना खत्म करा तो मेरे पास 50,000 का ऑफर था। कैनेडियन कंपनी थी, सीएनसी मशीनिंग डिजाइनिंग होती है, उसमें काम था मेरा। बट पापा को उस टाइम मिल गई जॉब, कह रहे नहीं 50,000 के चक्कर में दोबारा नहीं भेजूंगा मैं, तो एक काम कर, दोबारा तैयारी कर, अपना 12th दे और जिस लाइन में जाना है उसमें जा। तो वो चीज हुई। और एनआईयूएस का पीसीएम इस वजह से डाउन क्योंकि मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली, सारा मेरा घर पे ही प्रेप था, यूट्यूब से मैंने सब कुछ करा। मैंने कहा यार कोचिंग में मैं जाऊंगा, वहां 10 तरह की चीजें होती हैं, इससे अच्छा मैं घर पे रह के पढ़ूंगा। तो फिर मैंने ओपन से अपना जो भी है कोचिंग यूट्यूब वगैरह से करी है, जितने भी लेक्चर्स थे, बहुत सारे चैनल थे पढ़ने वाले, सर कहीं भी पढ़ लेते हैं। तो ये चीज होती है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि मतलब एनआईयूएस से बच्चा पढ़ा है तो उसको अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते और उसकी रैंक अच्छी नहीं। बेसिकली ये जो मार्क्स हमारे कम जो थे, इसके पीछे हम ये बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा थी। हाँ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, तो वो चीजें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था वहां पर। पढ़ाई कर पाना, पढ़ाई थोड़ी मुश्किल। रैंक फिर तूने कैसे आईएमयूसिटी की रैंक कैसे मैनेज करी? सर रैंक देखें, आई में मैंने 2 बार दिया। फर्स्ट टाइम मेरी रैंक 4888 थी, जिसमें मैं ऐसा था कि भाई मैं इतनी कम रैंक पे तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं घर ही बैठूंगा, मैं दोबारा पेपर दूंगा। फिर सारी चीजें मैंने 4888 से दोबारा 2277 तक वो चीज दोबारा मैंने पढ़ी, जहां जहां पे मतलब ये तेरी लास्ट ईयर की रैंक थी? हाँ, ये लास्ट ईयर की तो 24 की। मुझे लास्ट ईयर मिलता तो हो सकता है लास्ट ईयर ही कहीं जाने का हाँ, चांस मिल जाए। लेकिन मुझे इस रैंक के साथ सर कसम से जाना नहीं था, मेरा मन ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी भाई अच्छी रैंक है ये। मेरे लिए नहीं थी सर। मुझे वही था एम कि मुझे जो है ना फर्स्ट 2500 में आना है, बस यही चीज थी मेरे लिए। ओके ओके। हाँ, मैं कहा यार कोई बात नहीं, साल भर और लगेगा, बट फिर से ट्राई करते हैं। तो दोबारा से मैंने सारी चीजें देखी, कहाँ कहाँ गलती हुई, कहाँ पर पॉइंट्स मिस हुए। एक बार पेपर दे चुका था तो पता था कि हाँ क्या चीज आती है, क्या पूछा जाता है। तो दोबारा से तैयारी करी और टाइम उस हिसाब से मैनेज करा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे, सारी चीजें रिपीट करी, उसके बाद फिर रैंक की आई। तो अब फिर जब तू यहाँ पे आया था तो फिर प्लान तो यही बन रहा था कि हम नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करेंगे। हाँ। मुझे एक ये लग रहा था कि एससीआई का चांस है, इसमें हम ट्राई मार के देख लेते हैं। तो हमने फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करी। कैसा रहा तेरा वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? मतलब अब मैं थोड़ी अपनी पढ़ाई सुनना चाहता हूँ। सर वो बहुत अच्छा था मेरे लिए, और मैं ये कहूंगा कि जो मेरी आवाज खुली है और जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर दोबारा बिल्डअप हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने आपके साथ इंटरव्यूज करे, प्रणय था उसको इंटरव्यूज दिए, सर के साथ इंटरव्यूज करे। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट वहां जाके, और वहां 4 लोग बैठे हैं पैनल पे, एक आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एक गेट पर है, तो वो टीचर्स के बीच में बच्चे कई बार होपलेस हो जाते हैं। तो उस चीज के लिए ना आपको पहले से तैयार होना पड़ता है। या तो आप उसके लिए मिरर टेक्निक यूज करें, जो मैं अक्सर करता हूँ, या फिर आप कोई मेंटोर आपका हो, कोई टीचर ऐसा हो जिसको आप इंटरव्यूज दें, कोई दोस्त यार आपका ऐसा हो, तो वो चीज बहुत जरूरी होती है। और मेरे लिए मेंटोर आप रहे शुरू से ही, तो फिर ये चीज मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है। जितने मैंने यहाँ पे इंटरव्यूज दिए, वो मुझे वहां पे जाके फील हुआ कि हाँ आवाज मेरी जो खुली है वो इसी वजह से है, वो चीज मुझे फील हो गई थी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर मैं ये कंपेयर करूं कि तुम ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहे हो या ऑफलाइन इंटरव्यू कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंपेयर करेंगे तो क्या डिफरेंस? सर ऑफलाइन इंटरव्यू में ये है ना, आप सामने सामने बैठे हैं, आप उसकी चीज को लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑनलाइन तो चलिए ठीक है, वो तो एक फॉर्मेलिटी की तरह हो जाता है, बट आपने वहां जाके ऑफलाइन ही इंटरव्यू देना है। और वहां पे ये भी नहीं कि एक टीचर बैठा है, वहां 4 है पैनल पे टीचर्स बैठे हुए हैं, आपको कभी राइट से क्वेश्चन आ रहा है, कभी फ्रंट से आ रहा है, कभी लेफ्ट से, तो वो चीज मैनेज करनी पड़ती है। उसके लिए आपकी आवाज का खुलना बहुत जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस उस तरीके से बिल्ड हो, आप उस तरीके से प्रेपरेशन करें, तब जाके आप वहां अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ जब प्रिपरेशन चल रही थी तब क्या क्या चैलेंजेस तुमने फेस किए? सर चैलेंजेस सबसे पहले यही थे कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, उसको बिल्डअप कैसे करना है, ठीक है ना, उसको आंसर कैसे करना है, सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है उस चीज को कैसे समझना है। तो ये सारी चीजें थी, तो मुझे काफी सारा सीखने को भी मिला यहाँ से। तो वही है सर। कई बार क्या होता है ना कि जैसे अभी एससीआई में भी ऐसा हो रहा है कि इंटरव्यू का लेवल बढ़ रहा है, फिजिक्स के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं, कभी केमिस्ट्री भी पूछ लेते हैं। इनमें कोई चैलेंजेस फेस किए? सर मैं तो जनरली अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैंने करे थे यहाँ पर, लाइक 250-300 क्वेश्चन तो मुझे याद है कि हाँ मुझे याद है पूरे पूरे, उसके ऊपर भी बहुत कुछ था। बट वहां पे इतना कुछ पूछते नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा आया था फर्स्ट बैच में और फर्स्ट डे पे लास्ट बैच में नाम है, तो उसमें उन्होंने मुझसे तकरीबन 10-12 क्वेश्चन ही पूछे थे। वो भी मेनली फिजिक्स फोकस थे, थोड़े ज्योग्राफी के, शिप कैसे मूव करती है, कोरोजन क्या होता है। तो ये चीज है कि हाँ लेवल तो अच्छा हो रहा है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, और आपको वो चीज आनी चाहिए। आप जरा भी कहीं अटके तो वो कंसर्निंग फैक्टर हो जाता है वहां पर। हाँ, क्योंकि एक्चुअली एससीआई में सीट्स भी कम होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 40 सीट है और कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से ये चीज होती है।
तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं कि वीक है, उसको आप नेग्लेक्ट कर दें, बिल्कुल ही छोड़ दें, तो ये चीज काम नहीं करेगी। चलो, तो बहुत बहुत सारे बच्चे जो हैं जो एनआईयूएस से प्रिपेयर करते हैं वो बार बार पूछते हैं कि सर हम कौन सी, केवल मैं एनआईयूएस की बात करूं कि कौन कौन सी कंपनी में जा सकते हैं, कौन सी कंपनी में नहीं जा सकते हैं तुम्हारे पास, और एज फैक्टर अगर हम हटा देंगे तो तुम्हें क्या लगता है एनआईयूएस से तुम कौन कौन सी कंपनी में जा सकते थे? सर एनआईयूएस से जो मैं टारगेट कर सकता था वो मेनली 4 कंपनीज हैं जो अच्छी हैं। एमएससी है, बहुत अच्छी कंपनी है, सिनर्जी है, एससीआई है और वॉलम है। वॉलम को अगर हम साइड में थोड़ा सा रख दें क्योंकि उसका कुछ चल ही रहा है, तो 3 कंपनीज अपने पास मोटी मोटी बचती भी है, एमएससी बचती है, सिनर्जी और एससीआई, और तीनों ही बहुत बढ़िया कंपनीज है। बस ये है कि आपको अपना एनआईयूएस वहां फैक्टर नहीं बनने देना। या तो आप इंटरव्यू अपना इतना अच्छा करें कि वो एनआईयूएस को देखे ही ना, वो आपको डायरेक्ट ही ले लें कि चलो भाई ठीक है। आपका पीसीएम और आपका एनआईयूएस का जो स्टैंप है वो वहां मैटर नहीं करना चाहिए। आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है, आपकी रैंक इतनी अच्छी हो कि वो चीज आपके लिए फैक्टर ना बने। एग्जैक्टली, मतलब रैंक और इंटरव्यू दो अगर अच्छे हो तो एनआईयूएस वो एनआईयूएस इतना मैटर नहीं करता, फिर वहां पे आपकी पर्सनैलिटी इस हिसाब से बिल्डअप होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब ये देखा जाए ना तो अपने आप में काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मैं बहुत दिनों से पहले ये सोच रहा था कि जब तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा और तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस जरूर शूट करूंगा। उसका एक रीजन भी था क्योंकि तुम्हारा एज फैक्टर भी था। ठीक है, कई लोग इतने टाइम तक ना होप छोड़ देते हैं कि अरे सर मेरी एज 20 के ऊपर निकल चुकी है, मेरा तो 4 साल का गैप है। अभी भी यहाँ पे बच्चे आएंगे ना तो वो यही रोते रहते हैं कि सर मेरा 4 साल का गैप है तो मेरे से ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ लेगा, मेरा ऐसा है, पीसीएम डाउन है। बट तुम्हारे केस में क्या था कि अगर देखें तो एक रैंक को छोड़ करके बाकी फैक्टर तुम्हारे अगेंस्ट चल रहे थे। कि गैप भी था, एज भी थी, एनआईयूएस भी था, पीसीएम भी डाउन था, लेकिन फिर भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई पड़ता था। मतलब कॉन्फिडेंस इन द सेंस, कई बार ऐसा होता था कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और इंटरव्यू के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने बहुत सारी गलतियां करी, बट वो जो एक चीज होती है ना, बाउंस बैक करना, रेजिलियंस, वो मुझे दिखाई पड़ता था। तो इसलिए मैंने पहले से सोच रखा था कि जिस दिन लड़का सेलेक्ट होगा उस दिन मैं इंटरव्यू जरूर लूंगा। तो अब अगर सपोज करो कि कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, सपोज तुम्हारा छोटा भाई प्रिपेयर कर रहा है, हाँ, ठीक है, या तुम अपने ही पुराने वाले सेल्फ को अगर तुम्हें कुछ सजेशन देना होगा तो तुम क्या सजेशन दोगे? सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा कि भाई देखो, होपलेसनेस नहीं होनी चाहिए बंदे के अंदर, ठीक है। थोड़ा टाइम लेती हैं चीजें, बट वो ये ना, गीता में एक श्लोक है, मैंने, मेरे दोस्त ने मुझे बात बताया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फल की चिंता ना करके कर्म करते रहो तो फल तुम्हें उसके अनुसार ही मिलेगा। तो ये चीज है। बाकी होपलेसनेस नहीं होनी चाहिए, अपने को जो कंसर्निंग फैक्टर है उनके ऊपर काम करा जाए। चलो ठीक है, जो चीज पास्ट में गई होगी उसे बदल नहीं सकते आप, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं, आप उस हिसाब से कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, आप अपना इंटरव्यू अच्छा कर सकते हैं। तो जो चीज आपके हाथ में है उन पर काम करा जाए। अदर देन दैट जो हो चुका है पीछे आपके, मतलब जो आपके कंट्रोल में जो है, जो चीज आपके कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करा जाए, बाकी चीजों को ना देखा जाए तो अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली, बाकी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो कुछ और भी नहीं हो पाएगा। वो कुछ और भी नहीं हो पाएगा, वो चीज फिर ब्लंडर कर देती है सर, दिमाग ना कंफ्यूज हो जाता है कि किस पे फोकस करें किस पे ना करें। तो दिमाग का स्ट्रेट रहना बहुत जरूरी है इस वजह से। आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब कई सारी चीजें मैं क्लासेस में सिखाते रहता हूँ, और तुमने तो मेरी क्लास, मुझे नहीं लगता कि कोई क्लास अटेंड करी है, नहीं, इंटरव्यू बैच में थे, ठीक है ना। तो यहाँ क्लासेस में सिखाता हूँ, बच्चों को नहीं समझ में आती, लेकिन फिर भी जो तुमने ये 2 पॉइंट बोले ना कि जो सर्कल ऑफ कंट्रोल में है उसके ऊपर फोकस करो, लाइफ की 90% प्रॉब्लम यहीं से खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये चीजें जनरली मुझे लगता है लोग सिखाने से नहीं सीखते, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो तुमने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा हो। जब तक रगड़ा नहीं लगेगा तब तक सोना कैसे बनेगा सर, यही चीज है ना। तो बात सही है। तो चलो, ये मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मोस्ट अवेटेड एक्सपीरियंसेस में से एक था कि मुझे ये एक्सपीरियंस शूट करना था, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। होपफुली तुम जाओगे 1 साल के बाद, आओगे तब हम ये भी शूट करेंगे कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो कॉलेज है एमटीआई, उसमें तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा 1 साल का। एंड देन जैसे भी हमने देवांग का इंटरव्यू शूट किया है, रवि का शूट किया, जब तुम शिव से भी आओगे तब भी हम शूट करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। सो चलो, ऑल द बेस्ट दिया। और एक बात और सर, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा, आपको भी, और जो दोस्त यार मेरे साथ रहे पूरी जर्नी में, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जो रहे, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ऊपर यकीन करा, है ना, और मुझे सपोर्ट करा यहाँ तक आने के लिए। आप लोग नहीं होते तो शायद मैं नहीं आ पाता यहाँ तक। ये चीज बहुत मेरे लिए कंसर्निंग है, आपका गाइड करना मुझे और आपका समझाना कहाँ कहाँ पर काम करना है, उन चीजों को बताना। अगर मैं अकेला तैयारी करता तो मुझे नहीं लगता मैं निकाल पाता इंटरव्यू भी।
बट हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पे यकीन रखने के लिए और मेरा साथ देने के लिए हमेशा। वैसे इस बात पे मैं तुझे एक चीज बिल्कुल मतलब मैं अपने दिल से जो मैंने साइकोलॉजी सीखी है ना जी। वो मैं बताना चाहता हूँ। इंसान जो अपनी लाइफ में कर रहा होता है ना, जैसे तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो, तुम अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज फिक्स है, तो तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो तुम्हारी हेल्प कर देगा। बिल्कुल। जब इंसान खुद की हेल्प कर रहा होता है ना, मतलब अपने आप से नहीं हार रहा होता है, तो ऊपर वाला किसी ना किसी को आपके पास भेज देगा जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होगा। मतलब देखो 4888 तुम मेरी कोचिंग में पढ़ के तो नहीं लाए, 2277 भी तुम मेरी कोचिंग में पढ़ करके नहीं लाए, अपने आप से ही लेकर के आए। बिल्कुल सर। तो ये भी किसी ना किसी ने हेल्प करी होगी तुम्हें, कहीं ना कहीं से, हो सकता है यूट्यूब पे कर दी हो, किसी दोस्त ने करी हो, पेरेंट्स ने करी हो, बट तुमने इसको अचीव किया है। इन द सेम वे इंटरव्यू में भी अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैंने कोई बहुत बड़ी हेल्प नहीं करी है। ये एक बहुत बेसिक सी चीज है कि इंटरव्यू लेना है। आप इंटरव्यू दे रहे हो, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तुम वीक में 2 इंटरव्यू दे रहे हो, मैं आराम से ले रहा हूँ, 1-2 इंटरव्यू करना है, ले रहा है, और 1-2। तो मेन चीज, कई बार हम बच्चों के इंटरव्यूज लेते हैं, बच्चे नहीं ग्रो करते हैं। हमेशा याद रखो, अगर तुमने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है तो तुम्हें कोई ना कोई इंसान जरूर मिलेगा जो तुम्हें पुश करके आगे ले जाएगा, जो तुम्हें उस सिचुएशन से निकाल देगा। बिल्कुल। चलो, थैंक्स यहाँ पे आने के लिए और बच्चों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।